और आइए अब शुरुआत करते हैं अड़ी की। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा कल जारी कर दिया, लेकिन विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है। तो इसलिए आज का हमारा मुद्दा अड़ी का यही है कि वोट बढ़े या घटे, सवाल 6% का है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 बयान सुनवाते हैं ताकि आपको समझ आए कि इस पर क्या कहा जा रहा है पक्ष और विपक्ष द्वारा। 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented, and unacceptable. But the Election Commission has put out the data last night. Better late than never. We hope this will not be repeated in the 3rd phase, 4th phase, 5th phase, 6th phase, 7th phase. गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडिया अलायंस में, और इनके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसका वैक्सीन केवल और केवल जनता है। इनका ऐसा इलाज करेगी, आप देखिएगा, जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। ईवीएम वही होगी, जनता वही होगी। अब इस मुद्दे पर हो रही है जमकर राजनीति। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका भी घनश्याम जी। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अजय उपाध्याय जी आपका भी। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल ये मुद्दा है क्या, वोट प्रतिशत कितना बढ़ा है और इसको लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आंकड़े अभी सामने आए वो पहले जान लीजिए। पहले चरण का जो मतदान था, जब मतदान जिस दिन हुआ उस दिन जो प्रतिशत सामने आया वो 62.87% था। उसके बाद जो अब आया है आंकड़ा, जो फाइनल आंकड़ा है वो 66.14% है। यानी 19 अप्रैल को जो आंकड़ा सामने आया वो भी हमने आपको बताया, और 30 अप्रैल को जो आंकड़ा सामने आया उसमें बढ़ोतरी हुई। शाम 7 बजे तक का जो फाइनल आंकड़ा है वो हमने आपको दिखाया। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान होता है, और दूसरे चरण के मतदान का जो आंकड़ा है वो 60.96% सामने आया। इसके बाद जो आंकड़ा जारी किया गया है वो 66.71% है, जो लगभग 5.75% की उसमें वृद्धि हुई है। यानी उस दिन जो आंकड़ा जारी किया गया था शाम 7 बजे तक, और फाइनल आंकड़े में ये अंतर दिखाई दे रहा है। अब जो ये अंतर दिखाई दे रहा है, 19 अप्रैल का आंकड़ा भी जो 26 अप्रैल का आंकड़ा था उसके साथ जारी किया गया, और इस वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, आप ही से शुरुआत करूंगी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, 24 घंटे में, एक दिन में, कुछ समय में ये आंकड़ा सामने आ जाता है जो फाइनल आंकड़ा होता है। फाइनल आंकड़ा जारी करने में 19 अप्रैल का आंकड़ा जारी करते करते इतने दिन क्यों लग गए? सबसे पहली बात सुमेरा जी कि मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं। वो एक संवैधानिक संस्था है और पूर्णतः रूप से स्वायत्त होकर काम करती है। और जैसे कि माननीय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय ने भी अभी कहा है कि इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कुछ डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं कि काम कैसे करना, क्योंकि ऐसे करने से फिर देश नहीं चलेगा। उन पर सवाल उठाने का भी हमें कोई हक नहीं है, नंबर 1। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों किया, 10 दिन बाद क्यों किया, 4 दिन बाद क्यों किया, ये नहीं कह सकता हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि पोलिंग प्रोसेस क्या होती है। मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ। इस देश के प्रत्येक बूथ पर हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, जो अंत में जब मतदान खत्म हो जाता है, जब अंतिम व्यक्ति मत दे देता है, तो उसे एक स्लिप दी जाती है कि ये फाइनल मतदान इतना हुआ। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिटर्निंग पोलिंग ऑफिसर होता है जो फाइनल टैली करके एक लिस्ट भेजता है लास्ट में कि इतने प्रतिशत का मतदान हुआ। तो ये बिल्कुल पारदर्शी तरीका आते जा रहा है पिछले 75 वर्षों में, और आज तक किसी ने इस पर डाउट नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं। अकेले चुनाव आयोग दिल्ली में बैठ के ये आंकड़े नहीं जारी कर सकता है जब तक कि वो पूरा डेटा एक एक बूथ, एक एक रिटर्निंग पोलिंग ऑफिसर, डीएम, हर एक कंसर्निंग ऑफिसर से लेके विभिन्न कड़ियों में ये चुनाव आयोग के पास पहुंचता है। उसके बेसिस पे चुनाव आयोग रिलीज करता है। इसका मतलब यही है कि अंतिम व्यक्ति जब तक बूथ कास्ट नहीं कर ले, पोलिंग बूथ बंद नहीं होगा, चाहे रात के 8 बजे चाहे 9 बजे। बिहार में 10-10 बजे रात तक 2019 में चुनाव हुए हैं, लोगों ने देखा है। अब जिसको शक करना है वो शक की बीमारी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी।
क्या शक की बीमारी है या सवाल उठाना है क्योंकि चुनाव आयोग पर, या उसे सवालों के घेरे में खड़ा करना है, इस वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि प्रक्रिया है एक पूरी, चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाया जा रहा है। क्या जब ये सवाल उठाया जाता है कि वोट प्रतिशत इतना कैसे बढ़ गया? देखिए सुमेरा जी, लोकतंत्र में मतदाता का जो है अधिकार है अपना, और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की विश्वसनीयता है। यदि विश्वसनीयता पर ही प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यह प्रश्न करना जायज बनता है, और इसमें क्या बुराई है। हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी बहुत बड़े ज्ञान दिया। अरे भाई, ये तो आज से थोड़े हो रहा है, तो सदियों से हो रहा है, सैकड़ों वर्ष मैंने कई चुनाव हुए हैं, सब चुनाव में हुआ है। पर ये देखिए, सदियों से नहीं, 70 साल से हो रहा है। घंटे में रिजल्ट आ जाता था, यही डेटा जो है 24 घंटे में आ जाते थे, और 24 घंटे के अंदर जो रिजल्ट आते थे, आज इसको 9 दिन और 11 दिन और 4 दिन क्यों लगा ये आंकड़ा इतना करने में ऊपर नीचे। अब प्रश्न जरा मैं पूछना चाहता हूं, एक मतदाता की हैसियत से चुनाव आयोग से यदि प्रश्न किया जाए, किसी कंस्टिट्यूएंसी में 12 लाख मत पड़े होंगे लोकसभा में, और उस 12 लाख का यदि 6% बढ़ा दिया जाए, अचानक 7 बजे तक मतदाता को जानकारी है कि वो जो प्रतिशत हुआ उसमें 6% बढ़ा दिया गया, मतलब 72 से 75 हजार वोट बढ़ जाते हैं। ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? अब बात आती है संदेह क्यों होता है। अरे भाई, जो लोग यहाँ नो डाटा अवेलेबल गवर्नमेंट एनडीए के लोग हैं, कोई डाटा ही नहीं देते, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग किससे प्रभावित है? सरकार से प्रभावित हो जा रहा है, या एसबीआई जो अभी डेटा देने में इतना इलेक्ट्रोल महा घोटाला के डेटा को देने में इतना देर किया, क्या उससे प्रभावित हो जा रहा है? या ये भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोविड शील्ड वाला कोई मामला तो नहीं हो गया है वैक्सीन का? वही मैं पूछ रहा हूं कि वैक्सीन 10 सेकंड। ठीक है अजय जी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन लगाया है कहीं अधिकतर घनश्याम तिवारी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। ठीक है सर, घनश्याम तिवारी जी, क्या सवाल उठाना बिना किसी आधार के जायज है? इस तरह से चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करना, जहां पर यह कहा जाए कि ये जरूर हो सकता है कि समय लगा हो, लेकिन क्या प्रक्रिया पर फिर पूरा सवाल उठ सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि ये कैसे बढ़ गया इतना? नमस्कार सुमेरा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें हैं। जब एक दरिंदा वहशीनुमा हरकतें करता हुआ उसके वीडियोस वायरल होते हैं और उसके बाद वो देश से भाग जाता है, तो देश की जनता का जो विश्वास है वो टूटता है, सिस्टम से विश्वास टूटता है। जब बेटियां देखती हैं कि ऐसे दरिंदे के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं और कहते हैं इसको वोट दो, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों को, इससे मैं मजबूत होता हूं, तो सिस्टम से विश्वास टूटता है। जब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग खामोश रहता है, अगर प्रधानमंत्री कोई हेट स्पीच देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं कि सीधे पत्र लिख के प्रधानमंत्री से जवाब मांग सके, तो सिस्टम से विश्वास टूटता है। जब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रत्याशियों को डरा धमका करके या अन्य तरीकों से, जैसे आरोप है, बिठा दिया, सूरत के लाखों लोगों को वोट देने का अवसर भी नहीं मिला। इंदौर में ऐसा ही किया गया। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि किस तरीके से एक पुराने केस के माध्यम से डराने का आरोप लग रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार को, या खजुराहो में किया गया। चुनाव आयोग खामोश रहता है। जब धीरे धीरे किया जाता है और उसके प्रणेता या तो धृतराष्ट्र के रूप में प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, या शकुनी और दुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई देते हैं, तो विश्वास टूटता है। ऐसे में जब आंकड़े आते हैं कि 6% जैसे आप दिखा रहे हैं, 6% का क्या मतलब होता है? 97 करोड़ वोटर्स हैं देश में, 6% का लगभग अगर यही हिसाब किताब रहा, तो आप ये देश की जनता से कहना चाहते हैं कि लगभग 5 से 6 करोड़ वोट ऐसे होंगे जिनका तालमेल जिस दिन वोट पड़ा उस दिन नहीं होगा, वो आपको 11 दिन बाद पता चलेगा। जिस देश में सारे वोट एक दिन काउंट होते हैं, वहां पर आप 11 दिन बाद आकर के बोलेंगे कि लाखों करोड़ वोट जुड़ गए। तो चुनाव आयोग तो संदेह के घेरे में है। आप अपने घर से निकलते हैं, आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या उसकी संदेह के घेरे में है चुनाव आयोग शक के घेरे में है। सवाल बहुत सारे हैं जिसकी वजह से सिस्टम से भरोसा उठता है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसको लेकर हमने भी बात करने की कोशिश की। आर के श्रीवास्तव जी चुनाव आयोग के पूर्व वरिष्ठ प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो प्रक्रिया उसके तहत हर 2 घंटे में, जब चुनाव हो रहा होता है, जिस दिन मतदान होता है, हर 2 घंटे में जो आंकड़ा है वो भेजा जाता है चुनाव आयोग को। इसके अलावा सिवाय इसके कि जो 6 बजे तक आ चुके हैं मतदान केंद्र के अंदर मतदाता, यानी उनकी संख्या जितनी है वो वोट
बाद में सामने आता है, या कोई दूर दराज के इलाके, या फिर कोई ऐसा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ऐसी घटना हो रही हो, या इतनी दूर दराज कोई स्थान हो जिसका कि आंकड़ा बहुत समय में आएगा, लेकिन तब भी 11 दिन में नहीं आता है। वहां से इतना अंतर आ जाए कि वो 6% का, लगभग 5.75% का अंतर आया है, तो लगभग 6% का अंतर है, इतना अंतर भी आ जाए और इतना समय भी लगे, तो क्या सवाल उठाना फिर जायज हो जाता है? क्या सवाल उठ सकते हैं? देखिए सुमेरा जी, निश्चित तौर पर सवाल उठना ही चाहिए चुनाव आयोग पर, लेकिन इस सवाल उठाने के दो पहलू। एक पहलू ये है कि आप पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ईवीएम, चुनाव में मैनिपुलेशन हो गया, उस सब पर आप जो एक राग लंबे समय से सुन रहे हैं कुछ लोगों का, उसी को फिर से शुरू कर दें, और वो भी तब शुरू कर दें जब भी सर्वोच्च न्यायालय में बाकायदा इस पर लंबी बहस होने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि बेवजह इसमें संदेह मत करिए, आप लोग ये अराजकता करने की कोशिश कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन पर संदेह नहीं किया जा सकता। ये उसका एक पहलू है। ईवीएम और उससे हो रहा चुनाव पूरी तरह से दुरुस्त है, उसमें कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जब हम ये कह रहे हैं कि तकनीक इतनी बेहतर हो गई है, तो ये जायज सवाल है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जो भी आंकड़ा आए वो देश की जनता को साफ साफ पता होना चाहिए। और जब आप 2 चरण का एक साथ मतदान लेकर आते हैं, तो ये आपकी एफिशिएंसी पर, आपके काम करने की क्षमता पर, और जिसको लेकर चुनाव आयोग की प्रशंसा हम लोग करते रहते हैं, उस पर जरूर सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, और आगे के जो चरण बचे हुए हैं उन चरणों में कितने दिन में मतदान कहां हुआ, और सिर्फ परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट नंबर्स भी बताना चाहिए। इसमें बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए और चुनाव आयोग की जवाब दें। ठीक है अजय आलोक जी, आप प्रतिक्रिया देना चाहते थे, साथ ही मेरा सवाल भी कि ये सवाल तो आपको भी उठाना चाहिए। अगर बाकी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना समय क्यों लगा, अगर ये जानना चाहते हैं, चुनाव आयोग से ये स्पष्टीकरण चाहते हैं, या ये किसी तरह की शिथिलता है उनके काम में कि देरी क्यों हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, तो ये सवाल तो सबको पूछना चाहिए, ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए। देखिए, ये सवाल में हम पीछे कहाँ हैं? चुनाव आयोग ने तो अभी बाकायदा प्रधानमंत्री जी को उल्लेख करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछे कि उन्होंने ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन क्यों नहीं है, और हमसे जवाब मांगा था, हमने जवाब दिया बाकायदा। हम चुनाव आयोग के हर निर्देश का पालन करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हैं। हम ऐसा नहीं होता है कि उनके आदेश हम हमारे पक्ष में आए तो हम बड़े अच्छे, और उनके आदेश हमारे पक्ष में नहीं आए तो हम सवाल उठाने लगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको सुमेरा जी। तेजस्वी सूर्या हैं, बहुत बड़े नेता हैं इन लोगों के हिसाब से। मुख्यमंत्री बकायदा सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में बकायदा चुनाव आयोग को अपील की, रिटर्न गया कांग्रेस पार्टी से, इन पे आचार संहिता का मुकाबला लगाइए, या 80-20 की बात कर रहे हैं। अब बकायदा चुनाव आयोग ने मुकदमा दायर कर दिया, FIR दर्ज हो गई। लेकिन बड़ा खुश हुए कांग्रेसी, धन्यवाद दिया गया चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग ने साबित किया कि भारत में लोकतंत्र जिंदा। ये बयान था सिद्धारमैया का। लेकिन वही चुनाव आयोग दोषी हो जाता है जब वोट जिहाद के लिए केस होता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पे। अभी दरिंदगी मुझे बता रहे थे 3 दिन से कर्नाटका में वो तबला बजा रहे थे, रेवन्ना। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार क्या कर रहे थे और डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको? मीडिया में जब खबर चलनी शुरू हो गई उसके अगले दिन वो प्लेन लेके भागा। केंद्र सरकार अरेस्ट करेगी कि राज्य सरकार अरेस्ट करेगी? ठीक है। और तो और छोड़ दीजिए, आज 6 दिन होने को आ रहे हैं, 6ठा दिन है आज तक कर्नाटका सरकार ने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि लुकआउट नोटिस लगाओ। लेकिन जरा बताइए ना, वोट जिहाद के नाम पर चुनाव आयोग को कोसते क्यों हैं ये लोग? वोट जिहाद के नाम पर चुनाव आयोग खराब हो जाता है। घनश्याम तिवारी जी, अपना पक्ष एक रखिए ना। घनश्याम और प्रधानमंत्री के प्रति नफरत रखने से प्रधानमंत्री की उम्र कम नहीं होती है। जब आपके पक्ष में हो तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, जब पक्ष में ना हो तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा दें, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा दिया जाए, उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। आज अजय आलोक जी, आपने बहुत सारे वजह गिनवाई थी सिस्टम पे कैसे सवाल उठाया जा सकता है और क्यों सिस्टम से भरोसा उठता है। वो जो वोट जिहाद की बात है वो भी आपकी पार्टी के नेता ने किया। सुमेरा जी, बड़ी विनम्रता से एक पॉलिटिशियन के नाते मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब इस तरह के वहशीनुमा दरिंदगी के आरोप के व्यक्ति का राजनीतिक स्वरूप सामने आता है। सवाल का जवाब दीजिए भाई। आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। वोट जिहाद पे कुछ नहीं बोलेंगे, दाएं बाएं गोल गोल। विपक्ष में रहते हुए वो सर और भी नीचे हो जाता है जब हम देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर के कह रहा है
कि ऐसे दरिंदगी के आरोप वाले व्यक्ति को वोट दो, इससे मैं मजबूत होऊंगा। और वो सर और भी झुक जाता है जब भारतीय जनता पार्टी का वहां का नेता देवराज गौड़ा कहता है, उसने तमाम मीडिया को बताया कि उसने चिट्ठी लिखी। किसको किसको चिट्ठी लिखी? देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी 3 महीने पहले, अमित शाह को चिट्ठी लिखी 3 महीने पहले। सुमेरा जी, रिपीटेड रिवाइंड और प्ले करने के लिए हम भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। जो सवाल आप पूछ रही हैं उसका या तो जवाब दें, नहीं तो शांत रहें। प्रज्वल रेवन्ना पे लगे हुए हैं, सवाल का जवाब नहीं है इनके पास, उसका पासपोर्ट भाग रहे हैं ये सवालों से। के बावजूद उसको मोदी जी के परिवार के अरे प्रधानमंत्री से नफरत रख के प्रधानमंत्री की उम्र नहीं घटेगी, आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री मंच वोट पे खड़े जिहाद हुए का जवाब भी तो और दीजिए। पूछते हैं कि आपने जो सवाल पूछा उस पर अजय आलोक जी से पूछ लेंगे, सवाल रेवन्ना पर पूछ लेंगे, लेकिन आप भी तो बताइए, वोट जिहाद का जब बयान दिया जाता है तो क्या ये बांटने की बात नहीं है? इस तरह का कोई भी बयान जनता का मुद्दा नहीं है। जनता का मुद्दा है रोजगार, जिसपे भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। जनता का मुद्दा है ये बेटियों का जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने तार लेकिन समाज को बांटना धर्म के आधार पर और वोट मांगना, क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? जब देश के अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस पर वो सुनवा देते हैं, सुनिए। चलिए अखिलेश यादव सुनवाएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए जी। जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर घिनौना प्रोपेगेंडा और हेट स्पीच का आरोप लगता है और चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं होती कि प्रधानमंत्री से तुरंत इसके ऊपर सवाल कर सके, इतनी उसके चलते प्रधानमंत्री अगले मंच पे, उसके अगले मंच पर, हर मंच पर जाकर के उसी तरह का प्रोपेगेंडा, उसी तरह की हेट स्पीच दोहराते हैं। तो क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़े होना चाहिए? अजय आलोक जी इसका जवाब देंगे। अजय आलोक जी इसका मानता है, अजय आलोक जी आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि यही तो आप भी कर रहे हैं। उम्मीदवारी से निष्कासित करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैं उनके सवालों का खुलेआम जवाब दे रहा हूं। अब एक मिनट, वन ट्रैक माइंड के इनका भाषण सुनने नहीं बैठे। ये जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी। आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी तो धर्म के आधार पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपसे लेकर उनको बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र कौन छीन लेगा, ये सब भी तो किया जा रहा है। बिल्कुल, हम बिल्कुल एक मिनट सुमेरा जी, हम कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर अगर आरक्षण नहीं होगा तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये संविधान सम्मत है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जो कि कांग्रेस ने किया। सारे के सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण मार दिया। हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम खुलेआम डंके की चोट पे कह रहे हैं, छाती पीट के कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब तक मैं रहूंगा ओबीसी का आरक्षण नहीं देने दूंगा मुसलमानों को, डंके की चोट पे कह रहे हैं। ये कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। घनश्याम तिवारी पर प्रधानमंत्री के प्रति नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं, उससे प्रधानमंत्री की उम्र नहीं घटेगी। आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता कम होते होते खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव वोट जिहाद पर सफाई दे रहे हैं, कम व्यर्थ कीजिए, सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हो, कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। तो अजय आलोक जी, आपने घनश्याम तिवारी का भी जवाब सुन लिया और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाव वोट ज्यादा देने के लिए है। भाव क्या था वो समझा रहे हैं भाव। जी अजय आलोक, ये पता नहीं कैसा भाव इनका निकलता है हर बार। भाव नहीं, कैसा इनका भाव निकलता है कि हर बार भाव मुसलमानों के लिए निकलता है। मुसलमानों वोट जिहाद करो। मैं देख रही थी कुछ लोग मुकेश राजपूत को बैठा के मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर दो। क्या इस देश में मुस्लिम लीग बनाना चाह रहे हैं? पार्ट 2 पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के चौधरी फवाद रजा ट्वीट करते हैं कि राहुल ऑन फायर। वाह, अरे भैया इतना फायर है तो ले जाओ जाके पाकिस्तान में फायर लगाओ। भारत तो क्यों जला रहे हो? यहाँ वैसे ही बहुत गर्मी पड़ी हुई है। पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद करते हैं लोग। कुछ न मिलने वाला जी, पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद करते हैं लोग। रोज वीडियोस आते हैं जिसमें वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देखिए कितना अच्छा है, वहां पे बहुत लोग पसंद करते हैं। लेकिन हम वापस मुद्दे पर आते हैं। अजय उपाध्याय जी, क्या देखिए नरेंद्र मोदी को पसंद करना, एक 10 सेकंड सुमेरा जी, 10 सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। अपनी
प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि अपनी नीतियों के कारण 10 वर्षों में उन्होंने भारत को कहां से कहां ले गए हैं ये पूरा विश्व देख रहा है, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं पसंद करते हैं अजय उपाध्याय कि यहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग बनाने निकले हैं। ठीक है, सुन लेते हैं अभी अजय उपाध्याय। पाकिस्तान में लोग राहुल गांधी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में भारत में राहुल गांधी निकले मुस्लिम लीग बनाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां लोग लेकिन बहुत पसंद कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जो वोट प्रतिशत का अंतर दिखाई दे रहा था शुरू में, जो पहले दिन डेटा आया था, जो शाम 6 बजे तक डेटा आया, 7 बजे तक डेटा आया, और उसमें अब अंतर दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि शिथिलता है, हो सकता है काम में जिस तरह की तेजी दिखाई जानी चाहिए थी उसको लेकर जरूर चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई सफाई सामने आएगी और वजह भी बताई जाएगी, लेकिन सीधे सवाल उठा देना, क्या वो जो अंतर था उससे कुछ उम्मीद बन गई थी, इस वजह से ये खल रहा है क्या? नहीं सुमेरा जी, उम्मीद की बात नहीं है। मतदाता का अधिकार है और लोकतंत्र में निष्पक्षता नहीं रहेगी। चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग पर बार बार प्रश्न क्यों उठाया जाता है? क्योंकि उसने ऐसी गलतियां की हैं, ऐसी धारणाएं बनाई हैं, ऐसा दिखता है, जो दिखता है वही लोग धारणा बनाते हैं। आपने देखा चुनाव घोषणा से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने नियुक्तियों को लेकर के, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के कैसे पार्लियामेंट में छुप के जो है कानून बना दिया। उसके बाद क्या होता है, चुनाव घोषणा होने से 1 सप्ताह पहले चुनाव आयोग का एक सम्मानित मेंबर रिजाइन करता है और कुछ ही देर बाद अपने चहेते को कठपुतली की तरह वहां बैठा दिया जाता है। क्या यह विश्वसनीयता का प्रश्न नहीं आएगा? और अब जो 24 घंटे में सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, शिथिलता क्या होता है? यह तो अपराध है। यदि लोकतंत्र में इस तरह कोई शिथिलता कर रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादा को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है, तो उस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या नियम कायदे कानून से ऊपर है? क्या नहीं है। अब बात आती है, जिस तरह लगातार चुनाव आयोग पर प्रश्न है तो उसको तो खुद दिखाना चाहिए था सक्रियता, लेकिन इतना निष्क्रिय क्यों हो गया? इतनी संदेह के घेरे में वो खुद क्यों खड़ा है? वो किससे प्रभावित है? उसको कौन प्रभावित कर रहा है? एम्पायर जो है कठपुतली बन गया है, मुख्य दर्शक बन गया है। सुमेरा जी, इंदौर की घटना नहीं होती, सूरत की घटना नहीं होती। बहुत से सवाल घनश्याम जी उठा रहे हैं, बहुत से सवाल विपक्ष उठा रहा है। 10 सेकंड दे दीजिए। क्या चुनाव आयोग को इन सवालों से सिर्फ 10 सेकंड सुमेरा जी, सिर्फ 10 सेकंड बोलिए, बात पूरी करिए। मुद्दा आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर है। मुझे तो था कि भाजपा के साथी भी इस पर प्रश्न करेंगे चुनाव आयोग से, लेकिन ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो जाते हैं। जब प्रश्न किया जाता है तो ये जो है इनकी धड़कनें बढ़ जाती है और ये हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। फिर पूरे डिबेट में यही ठीक है। अब जवाब सुन लेते हैं। अजय आलोक जी, छोड़िए ना, चुनाव आयोग, छोड़िए ना, देश की जनता देख रही है। चुनाव आयोग और देश का भरोसा है चुनाव आयोग पर। पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। क्या उन्हें इन तमाम जो सवाल या संदेह अगर उनके काम करने की प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे हैं उससे ऊपर उठना चाहिए? इन तमाम मुद्दों को लेकर स्पष्टीकरण भी साफ सामने आना चाहिए और इस तरह की देरी होने के पीछे का वजह सामने आने के बाद इसको आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर होना चाहिए ना चुनाव आयोग को। तो क्या आप ये मानते हैं या नहीं अजय आलोक जी? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और पूरे देश भी इस बात से सहमत है कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि स्पष्टीकरण आएगा भी। बस लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस मुंह से कह रहे हैं भाई? वर्तमान के प्रधानमंत्री ने तो चुनाव आयोग चुनने में एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई, पार्लियामेंट से लॉ पास करवाया, विपक्ष के नेता को भी रखा चुनाव आयोग चुनने में। लेकिन 65 साल जब आपकी सत्ता थी तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट अपॉइंट कर देते थे चुनाव आयोग को। कोई जानता भी था चुनाव आयोग क्या है? TN सेशन बने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और रिटायरमेंट के बाद आपने क्या किया? उनको ले जाके गुजरात से चुनाव लड़वाया 99 में। लगातार एग्जाम्पल हैं कि चुनाव आयोग से चाहे लिंगदो हो चाहे गिल हो, सबको मंत्री पद से नवाजे का काम आपने किया है। आप किस बात से चुनाव आयोग की बात करते हैं? निष्पक्षता और उस पर सवाल उठाने की बात। इस देश को एक्चुअली टक्कर क्या जानती है सुमेरा जी? आपके दर्शक की बात सुन लें। कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, दिक्कत यह है उनको पता नहीं है कि विपक्ष में रह के जनता का दिल कैसे जीता जाता है, अभी तो 10 साल मुद्दे से कैसे निकाले जाते हैं। और आप कह रहे हैं, हमारा क्या और था? आप तो पहली ये बार तो दावा सत्ता कर में आए रहे हैं 98 में, 5 साल रहे, पहली बार तो सत्ता में आए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए ये अगले 20 साल और विपक्ष में रहेंगे। अभी इनको सीखने की जरूरत है। अभी तो लर्निंग स्टूडेंट हैं, अभी के विपक्ष की KG क्लास में घुसे हैं। अभी कॉलेज वाले पास करके निकलने में इनको 15-17 साल लगेंगे। मैं मौका दे देती हूँ संक्षेप में सर। हाँ 10 सेकंड आपके। फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से मेरा अजय भाई को स्पष्ट हो गया
ठीक है, यदि हमें विपक्ष में नहीं हमें विपक्ष में दे रहे हैं बधाई कम से कम कि अब हम पक्ष में आ रहे हैं, और ये शुभकामना मैं स्वीकारता हूं, पर ये सच्चाई याद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विपक्ष में रहना है लंबा। आखिर में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अंतर 5.75% का आया है। इतना अंतर कि अपने आप में सवाल खड़ा करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बना दिया, देखिए लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया, पूरा देश देख रहा है। सुमेरा जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये अंतर बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या ये अंतर किसी मैनिपुलेशन के तहत है जो आरोप लगाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है? तो ये बिल्कुल नहीं है। और एक आज का जो निर्णय है इलेक्शन कमीशन का, वो जरूर देश को जानना चाहिए, वरना ये डिबेट अधूरी रह जाएगी। जो सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को निर्देश दिया था, सिंबल लोडिंग यूनिट, वो सभी को कह दिया गया है कि आप जो नया मैंडेटेड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, यानी किसी भी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बाद ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, तो शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जरूर हैं जिन पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, ताकि अगर कुछ संदेह किया जा रहा है या सवाल उठाए जा रहे हैं तो उनका जवाब जरूर सामने आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अड़ी में इस चर्चा के लिए जुड़ने के लिए।